देखिए अपन चैप्टर जो 5th अपन ने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर 5th के अंदर अपन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, यानी उसकी प्रस्तावना या यूँ कह सकते हैं उसमें भूमिका को अपन पढ़ रहे थे। उस प्रस्तावना या भूमिका में अपन को 3 चीज़ें इसके अंदर पढ़नी थी। पहला अपन को पढ़ना था बल के बारे में, दूसरा अपन को पढ़ना था इसमें जड़त्वागुण। तो बल और जड़त्वागुण तो अपन पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। अब अपन इसमें और बाकी रह गया है एक संवेग। देखिए संवेग अपने इस चैप्टर के बीच में दिया हुआ है, लेकिन अपन शुरू में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग होगा जब गति का अपन द्वितीय नियम पढ़ेंगे तो वहां संवेग यूज होगा। तो यहाँ अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो है संवेग, यानी कि मोमेंटम। संवेग या इसे आप कह दीजिए मोमेंटम। इसे अपन रेखीय संवेग भी कहते हैं। देखो रेखीय संवेग कह दो या संवेग कह दो, मतलब क्या है, एक ही है। जैसे अपन वेग कह दें अथवा रेखीय वेग कह दें, उसका भी मतलब एक ही है। इसी तरह से रेखीय त्वरण कह दो अथवा त्वरण कह दो, लेकिन कोणीय के साथ शब्द लग जाता है कोणीय त्वरण या कोणीय वेग। तो देखिए संवेग होता क्या है, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वही एक्चुअल में क्या है, संवेग है। तो मैं अपन कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल m से। यहां पर वे वेग v के गुणनफल को किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m वे वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग P कहते हैं। देखो ये अपन ने इसकी सिंपल एक डेफिनेशन दे दी है कि गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। उस संवेग की जो दिशा है वो वेग की दिशा होती है, क्योंकि वेग तो द्रव्यमान तो क्या है, इसमें अदिश राशि है। यानी संवेग P इज इक्वल टू हुआ m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग है और एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा होती है। तो देखिए अपन क्या कह सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अतः संवेग P इज इक्वल टू, देखो संवेग को मैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि अपन आगे कैपिटल P से जो रिप्रेजेंट करेंगे वहां रिप्रेजेंट करेंगे अपन पावर को, शक्ति को। तो देखिए अतः संवेग P इज इक्वल टू mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अब देखो इससे अगर अपन इसके मात्रक की बात करें तो देखो m के इसमें मात्रक क्या बनेगा, द्रव्यमान का तो मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी में अपन लिख देते हैं यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। अगर सदिश राशि है तो आपको ध्यान है कि वेग की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संभव है। उसी प्रकार से संवेग का भी मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्या है, संभव है। तो मैं कह सकता हूं इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक संभव है।
इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक क्या है, संभव है। अगर इसे मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो देखो P के ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दीजिए और V के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि M के ऊपर तो कोई वेक्टर का साइन होगा नहीं। अब यहां संवेग का जो मेरे पास फॉर्मूला आया है इसमें मैं तीन स्थितियां देख सकता हूं। पहली स्थिति कि द्रव्यमान नियत हो तब संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे जब वेग नियत हो, और जब तीसरा जब संवेग क्या हो, नियत हो। तो देखिए भाई, नंबर 1, पहली स्थिति में मैं बात कर रहा हूं जब m इज इक्वल टू, या यूं कह सकते हैं m कैसा हो, नियत हो, यानी द्रव्यमान नियत हो। जब m नियत हो, अगर m नियत है तो आप गौर कीजिए P इज इक्वल टू एम बी से। मैं इसको वेग को स्मॉल v से ले लेता हूं। तो P इज इक्वल टू एम वी से देखिए, अगर m नियत है इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, v हो गया। तो अपन यो कह सकते हैं अतः वस्तु के अगर द्रव्यमान समान है, दो अलग अलग वस्तु हैं, उनके अगर द्रव्यमान समान है तो जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उसका संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा। तो कहा जा सकता है अतः समान द्रव्यमान वस्तुएं होने पर, अतः समान द्रव्यमान की वस्तुएं होने पर अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग, अतः समान द्रव्यमान की वस्तुएं होने पर अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग अधिक वे कम वेग वाली वस्तु का संवेग कम होता है। इससे आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। P इज प्रोपोर्शनल V को आप ऐसा लिख सकते हो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1। ये लीजिए, ये पहला केस अपन ने क्लियर कर लिया है कि संवेग है क्या, ये अपन ने जान लिया। फिर उसमें भी नंबर 1 जान लिया कि अगर m नियत हो यानी द्रव्यमान समान हो तो संवेग किस प्रकार से प्रभावित होगा। यहां अपन ने देख लिया कि समान द्रव्यमान की वस्तुएं होने पर, अगर एक समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं गति कर रही हो तो अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग अधिक और कम वेग वाली वस्तु का संवेग क्या होगा, कम होगा। अब सेकंड केस में अपन देख लेंगे, वेग की बात कर लेंगे। अब देखिए नंबर 2, जब वस्तुएं, ये कह सकते हैं जब दो भिन्न वस्तु यानी जिनका द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। जब दो भिन्न वस्तुएं समान चाल से या समान वेग कह दिया, समान वेग से गतिमान हो तो,
अगर दो भिन्न वस्तुएं हैं, यानी कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। अगर द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन एक समान वेग से क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो देखिएगा सूत्र क्या है, P = mv से, यही सूत्र है। समान वेग से गतिमान हो, तो वेग अगर समान है तो आप क्या देख रहे हैं, P = m, यानी कि फॉर्मूले को यूं लिखा जा सकता है P2 अपॉन में P1 = m2 अपॉन में m1। तो यूं कहा जा सकता है, अतः समान वेग से गतिमान, अतः समान वेग से गतिमान दो भिन्न वस्तुओं में, दो भिन्न वस्तुओं में और यहां आप साफ देख रहे हैं कि जो संवेग है किसके समानुपाती आ रहा है, द्रव्यमान के। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी क्या होगा, कम होगा। तो मैंने क्या लिखा है, अतः समान वेग से गतिमान दो भिन्न वस्तुओं में भारी वस्तु का संवेग, भारी वस्तु का संवेग अधिक, वे हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। भारी वस्तु का संवेग अधिक, वे हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। देखो, यही कारण है कि, यही कारण है कि समान चाल से गतिमान, समान चाल से गतिमान ट्रक व कार में, यही कारण है कि समान चाल से गतिमान ट्रक व कार में से कार का संवेग, कार का संवेग ट्रक के संवेग की तुलना में, कार का संवेग ट्रक के संवेग की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है, देखो अपन लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि mt, t का मतलब ट्रक के लिए द्रव्यमान अधिक होता है, mc, c से यहां हो गया कार, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। यही कह सकते हैं कार का द्रव्यमान ट्रक के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। तो देखो अपन ने लिख लिया सेकंड केस भी, अतः समान वेग से गतिमान दो भिन्न वस्तुओं में भारी वस्तु का संवेग अधिक, वे हल्की वस्तु का संवेग क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि समान चाल से गतिमान ट्रक व कार में से कार का संवेग ट्रक के संवेग की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि ये कारण अपन लिखते हैं mt इज ग्रेटर देन क्या है, mc है। अब अपन ने दो केस अपन ने जान लिए हैं। पहले केस में अपन ने जाना है कि जब दोनों के द्रव्यमान समान थे, दूसरे केस में जाना है कि जब दोनों के वेग क्या है, समान है। अब अपन नंबर थर्ड केस में देखेंगे, अगर दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं, दो भिन्न वस्तु हैं और दोनों भिन्न वस्तुओं का संवेग ही समान है, तो उसके लिए अपने पास क्या रिलेशन बनता है, उसको अब अपन देखते हैं। देखिए नंबर थर्ड,
थर्ड केस अपन लिख रहे हैं, जब संवेग समान हो, जब दो भिन्न वस्तुओं के संवेग समान हो, जब दो भिन्न वस्तुओं के संवेग समान हो, तो देखिए ऐसे स्थिति में क्या आएगा, P इजिकल टू एम वी इजिकल टू नियत है, संवेग समान है। तो P इजिकल टू एम वी इजिकल टू नियत। अब देखिए यहां अगर अपन देखते हैं तो देखो V इज प्रोपोर्शनल 1 में m बन जाएगा। यानी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो देखो V इज इक्वल टू P में m आ गया, और यहां आपको पता है P कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1 में m हो गया। यानी समान संवेग से गतिमान दो भिन्न वस्तुओं में जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा। तो वापस कह रहा हूं, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, अतः समान संवेग से गतिमान, अतः समान संवेग से गतिमान दो भिन्न वस्तुओं, अतः समान संवेग से गतिमान दो भिन्न वस्तुओं में से जिस वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग अधिक वे जिसका द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग अधिक वे जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। ये लो, यानी कि हल्की वस्तु जो है उससे हल्की वस्तु का वेग तो क्या रहेगा, ज्यादा, और भारी वस्तु का वेग क्या रहेगा, इसके अंतर्गत कम रहेगा। तो देखिए ये अपन ने इसके अंदर देख लिया है कि संवेग की तीनों स्थितियां अपन ने देख ली है, मात्रक अपन ने इसका जान लिया है। यहां अपने बेसिक जो चीज थी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन अपने कंटेंट्स पर आते हैं, जो कि अपनी बुक में दिए हुए हैं कंटेंट्स, उनको अपन अब फॉलो करते हैं सीक्वेंस वाइज। ये अपने पास चैप्टर की रूपरेखा के रूप में कुछ पॉइंट्स थे जिनको कि अपन ने डिस्कस कर लिए थे। कि संवेग क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये फिर इसके अलावा बल और जड़त्व, तीनों चीजें अपन ने इसकी जान ली हैं। अब जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अरस्तु, जिसे अपन एरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता एवं गैलीलियो का निराकरण। एवं गैलीलियो का निराकरण, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु को क्या भ्रम हुआ
और उस भ्रम को गैलीलियो ने किस प्रकार उसको सुधार किया या उसका निराकरण किया, यानी मैं ये कह सकता हूं एरिस्टोटल्स फैलेसी, यानी उसका भ्रम, एरिस्टोटल फैलेसी एंड गैलीलियोस रेमेडी, क्यों कह सकते हैं, देखो एरिस्टोटल्स फैलेसी एंड गैलीलियोस रेमेडी। देखिए एरिस्टोटल का क्या भ्रम था। एरिस्टोटल ने दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं देखी। एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, और एरिस्टोटल या अरस्तु ने क्या है, दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं देखी। कैसी घटनाएं देखी कि जैसे धनुष से छोड़ा गया तीर, धनुष से जब तीर छोड़ा जाता है तो कुछ देर हवा में रहने के पश्चात वो क्या होता है, रुक जाता है। फिर उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी अपन गेंद को लुढ़काते हैं, कि एक गेंद को पृथ्वी पर लुढ़काया जाता है तो वह कुछ दूर चल करके क्या होती है, रुक जाती है। इन्होंने और क्या देखा, जैसे कि खिलौना कार होती है, यानी टॉय कार जैसे अपन बोलते हैं, उसको जैसे अपन चला के छोड़ देते हैं और उस पर बाद में कोई पेशीय बल या अन्य कोई दूसरा बल नहीं लगाते हैं तो वो रुक जाती है। इन दैनिक जीवन के इन घटनाओं से या इन उदाहरणों से गति का एक नियम दिया अरस्तु ने, जिसे अपन अरस्तु का गति का नियम भी कहते हैं। उन्होंने ये कहा, अरस्तु ने कहा कि किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये अरस्तु ने कहा कि किसी भी वस्तु को एक समान अवस्था में रखने के लिए सदैव क्या है, बाह्य बल की आवश्यकता होती है। और यही अरस्तु का क्या था, भ्रम था, जिसको कि बाद में गैलीलियो ने, जो कि महान साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस भ्रम को क्या किया, दूर किया कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा। गैलीलियो ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। यह शब्द गैलीलियो ने कहा, जबकि अरस्तु ने क्या कहा, एक समान गति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, बल। आप गौर कर रहे हैं, देखो बल की आवश्यकता पड़ रही है, शब्द बार बार काम आ रहा है। इसीलिए अपन ने इस चैप्टर के शुरू में बल के बारे में पहले जान लिया, इसी तरह से संवेग के बारे में भी जान लिया है, जड़त्व के बारे में जान लिया, क्योंकि तीनों चीजें अपने पास काम आएंगी। तो वापस देखें अरस्तु का क्या भ्रम है। अरस्तु की भ्रामिकता ये थी कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में कुछ घटनाओं के आधार पर यह निर्णय निकाला या ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ घटनाओं को देखते हुए कि किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, बल आवश्यक है। जबकि एक्चुअल में गैलीलियो ने प्रयोगों द्वारा बाद में यह प्रमाणित किया कि एक समान गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो अपन अब जानेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो पहले अपन ये लिख लें, तो देखो अरस्तु की भ्रामकता एवं गैलीलियो का निराकरण, यानी एरिस्टोटल्स फैलेसी एंड गैलीलियोस रेमेडी। तो देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, दैनिक अनुभव, दैनिक अनुभव जैसे कौन कौन से दैनिक अनुभव हैं जिनके आधार पर अपन ये बात कर रहे हैं। जैसे जब एक गेंद को पृथ्वी पर, जब एक गेंद को पृथ्वी पर लुढ़काया जाता है तो वह कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। जब एक गेंद को पृथ्वी पर लुढ़काया जाता है तो वह कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब उसकी गति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, बल है, क्योंकि उसके ऊपर बल नहीं है तो गेंद रुक गई। जबकि वास्तव में उनका भ्रम क्या था कि यहां अपन ने क्या देखा कि वस्तु के ऊपर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, इस वजह से वस्तु क्या हो रही है, रुक रही है। फिर देखो दूसरी जो घटना थी दैनिक अनुभव, जैसे
जब एक गेंद को पृथ्वी पर लुढ़काया जाता है तो वह कुछ दूरी चलकर क्या होती है, रुक जाती है। दूसरा, कमान से छोड़ा गया तीर कुछ समय तक हवा में उड़कर अंत में पृथ्वी पर गिर जाता है। सेकंड में लिख रहा हूं, कमान से छोड़ा गया तीर कुछ समय तक हवा में रहकर, कमान से छोड़ा गया तीर कुछ समय तक हवा में रहकर अंत में पृथ्वी पर गिर जाता है। अंत में पृथ्वी पर गिर जाता है। एक तो ये घटना उन्होंने देखी। एक इन्होंने और क्या देखा, एक अपन तीसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं कि एक खिलौना कार की गति को बनाए रखने के लिए उस पर बल या मांसपेशीय बल क्या है, आवश्यक है। एक खिलौना कार यानी कि टॉय कार की गति को बनाए रखने के लिए, एक खिलौना कार की गति को बनाए रखने के लिए उस पर पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, एक खिलौना कार की गति को बनाए रखने के लिए उस पर पेशीय बल या अन्य बल आवश्यक है। तो देखिए भी, अरस्तु ने दैनिक अनुभव कौन कौन से हैं, जैसे जब एक गेंद को पृथ्वी पर लुढ़काया जाता है, कमान से तीर छोड़ा जाता है और एक खिलौना कार, ये जो दैनिक अनुभव थे, इनके आधार पर इन्होंने क्या देखा, इसके अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने एक नियम दिया। क्या नियम दिया कि किसी भी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अपन कह सकते हैं दैनिक अनुभव, जैसे ये अपन ने तीनों लिख दिए हैं, इसके बाद अपन लिख सकते हैं अरस्तु ने इन प्रेक्षणों इन प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने इन प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए गति के नियम दिया, गति का नियम दिया, जिसके अनुसार तो देखो अरस्तु ने क्या गति का नियम दिया, उसको अपन जानेंगे। अरस्तु ने इन प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए गति का नियम दिया, जिसके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि किसी भी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो देखो, किसी पिंड को या किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को, किसी पिंड को क्या कहा है, किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए, किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में
किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए, क्या कहा मैंने, किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल, एक बाह्य बल बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये अरस्तु ने कहा कि किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में, ये जो तीन जो अपन ने एग्जाम्पल लिखे हैं दैनिक जीवन की, दैनिक अनुभवों, जैसे कार वाला एग्जाम्पल लिया खिलौना कार का, कि क्या कहा, को बनाए रखने के लिए उस पर पेशीय बल या अन्य बल आवश्यक है। तो कह सकते हैं उनकी अनुपस्थिति में खिलौना कार रुक जाएगी, यही तो होगा। तो देखो अरस्तु ने इन प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए गति का नियम दिया। तो अरस्तु का गति का नियम है ये, जिसके अनुसार देखना न्यूटन के गति के नियम अलग है। यहां अपन किसके डिस्कस कर रहे हैं, अरस्तु के गति के नियम को। गति का नियम दिया जिसके अनुसार किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसे ही कहा गया अरस्तु की भ्रामकता। इसे ही क्या कहा गया, अरस्तु की भ्रामकता। तो अपन ये कह सकते हैं होती है यही अरस्तु की भ्रामकता है, यानी उसका क्या है, भ्रम है। यही क्या है, अरस्तु की भ्रामकता है। तो ये अपन ने देख लिया है। अब देखिएगा, जबकि गैलीलियो ने क्या सुझाव दिया कि अवस्था में बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसका निराकरण किसने किया, गैलीलियो ने किया। जबकि अरस्तु ने तो क्या दिया, भ्रम दिया, कि अरस्तु ने यह बताया कि किसी पिंड को एक समान गतिशील अवस्था में रखने के लिए बाह्य बल क्या है, जरूरी है। जबकि गैलीलियो ने क्या बताया कि बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है, जबकि इन्होंने क्या कही है, उसकी आवश्यकता है। जबकि इनको इसका मतलब इन्होंने ये बात ध्यान नहीं दी कि जब वस्तु गति करती है तो माध्यम के जो घर्षण बल है या गति के जो विरोधी बल हैं, भाई जो बल हैं, उन बलों की वजह से उसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसको संतुलित किया जा सके, यानी शून्य। और आपको पता होना चाहिए कि जब बल शून्य होता है तो ऐसी स्थिति में अगर वस्तु गति कर रही है तो वो नियत, यानी उसमें त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी वस्तु पर बल लगता है तो ही उसमें त्वरण होता है। ये चीज़ें अपन आगे इसी चैप्टर में और नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस अपन करेंगे। तो पहले इस पॉइंट को पूरा कर लें कि मैंने क्या लिख दिया, यही अरस्तु की भ्रामकता है। और इस भ्रामकता को गैलीलियो ने क्या कहा वो अपन अब लिख लेते हैं, और इसको किस तरह से दूर किया वो एक्सपेरिमेंट भी अपन समझेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आए अरस्तु की भ्रामकता किसे कहते हैं, गैलीलियो ने इसके लिए क्या बताया, तो अपन कह सकते हैं अरस्तु की भ्रामकता के अनुसार कि या अरस्तु के नियम के अनुसार किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए एक बाह्य बल की क्या है, आवश्यकता होती है। परंतु गैलीलियो ने सुझाव दिया कि किसी वस्तु की गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर ये कहा जाए कि इसे एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो अपन प्रयोग का भी क्या करेंगे, वर्णन कर देंगे। तो देखिए, इसी में अब आगे का पॉइंट अपन ले रहे हैं गैलीलियो के नाम से। तो यहां तो मैंने कह दिया यही अरस्तु की क्या है, भ्रामकता है। ये तो अपन कह दिया है यही अरस्तु की क्या है, भ्रामकता है। जबकि चलो इसी में आगे कर देते हैं, जबकि गैलीलियो ने सुझाव दिया कि यही तो अपन कह रहे हैं
जबकि गैलीलियो ने सुझाव दिया कि क्या कहा गैलीलियो ने, देखो इन्वर्टेड कोमा के भीतर लिख रहे हैं, जैसे अपन ने इसको लिखा है अरस्तु वाले कथन को। जबकि गैलीलियो ने सुझाव दिया कि एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। ये किसने कहा? गैलीलियो ने कहा, जो कि अरस्तु के कथन के क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। और देखिए इसकी जो पुष्टि है उन्होंने एक प्रयोग के द्वारा की, तो यही कहा मैंने, एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। इसकी पुष्टि या यूं कह सकते हैं इसकी प्रामाणिकता, इसकी पुष्टि गैलीलियो ने निम्न प्रयोग द्वारा की। निम्न प्रयोग द्वारा की। क्या प्रयोग है? अब अपन उस प्रयोग का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो देखिए देखिए भाई क्या इन्होंने प्रयोग किया। देखो प्रयोग नंबर 1 की अपन पहले बात करें। प्रयोग नंबर 1, पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया, एक नत्तल लिया, उस नत्तल के ऊपर से एक बार तो वस्तु को ऊपर से नीचे लुढ़काया, एक बार वस्तु को नीचे से ऊपर भेजा, और एक बार कोई समतल ले लिया। तो इन तीनों पर गति को इन्होंने क्या किया, देखा गैलीलियो ने। इन्होंने क्या देखा, नंबर फर्स्ट, ये है कोई नत्तल, यानी किसी कोण पर झुका हुआ जो तल है वो क्या कहलाता है, नत्तल कहलाता है। यहां से किसी गेंद को इन्होंने नीचे की ओर छोड़ा, तो आप क्या देखते हैं, ये गेंद नीचे की ओर आ रही है, ये ऊपर से नीचे की ओर कोई गेंद आ रही है। या यूं कह सकते हैं इसको अपन नीचे की ओर गेंद आ रही है, यानी यूं कह सकते हैं नीचे की ओर अगर गेंद आ रही है तो उसकी चाल क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, चाल बढ़ती हुई। देखो इस प्रयोग में क्या है, अपन वो लिख दें, किसी नत्तल पर किसी गेंद को ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर छोड़ने पर उसकी चाल बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर छोड़ने पर उसकी चाल बढ़ती जाती है, अर्थात वह त्वरित होती है। ये पहले प्रयोग में देखा। फिर इन्होंने इसी में देखो, इसी प्रयोग के अगले पार्ट की बात करूं मैं, ये तो देता हूं मैं नंबर ए, वही उसी नत्तल की मैं बात कर रहा हूं। चलो मैं इसे इस तरह से बना दूं। देखो अगर उसी नत्तल पर वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर भेजा गया हो, तो अपन क्या देखते हैं कि वस्तु जब नीचे से ऊपर की ओर नत्तल पर जाती है तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, घटती जाती है।
और एक स्थिति पर उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, अंततः शून्य हो जाता है, यानी ऊपर की ओर। तो इसमें अपन कह सकते हैं नंबर बी में ऊपर की ओर चाल घटती हुई। तो देखो इस प्रयोग में क्या कह रहे हैं अपन, किसी नथ तल पर किसी गेंद को किसी नथ तल पर किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर भेजने पर उसकी चाल घटती जाती है, अर्थात वह मंदित होती है। ये लो, फिर इसी में देखो नंबर सी की अगर मैं बात और कर लेता हूं, ताकि जिससे कि एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट है वो अपना इसमें क्या हो, कंप्लीट हो जाए। देखिए भाई नंबर सी, पहले प्रयोग का नंबर सी अपन ये ले रहे हैं। अगर मान लिया मेरे पास कोई चिकना कोई एक तल है, चिकने तल से तात्पर्य है घर्षण रहित तल। अगर ये घर्षण रहित तल के ऊपर अगर अपन किसी गेंद को गति दे करके अपन छोड़ रहे हैं तो वो निरंतर क्या रहेगी, गतिमान रहेगी। देखो अपन इसमें क्या कह सकते हैं, नियत चाल से गतिमान रहेगी, नियत चाल। यहां इसमें तो क्या चल रही थी, चाल बढ़ रही थी, यहां चाल क्या हो रही थी, घट रही थी, और यहां कैसी रहेगी वे, उसकी नियत चाल रहेगी। तो देखो जब गेंद को घर्षणहीन, या यूं कह सकते हैं चिकना, जब गेंद को घर्षणहीन समतल पर गतिमान कर छोड़ा जाता है, जब गेंद को घर्षणहीन समतल पर गतिमान कर छोड़ा जाता है, जब गेंद को घर्षणहीन समतल पर गतिमान कर छोड़ा जाता है तो वह नियत चाल से गतिमान बनी रहती है। नियत चाल से क्या रहती है, वो गतिमान बनी रहती है अनंत काल तक, यानी कि जब तक है उसको रोके नहीं तब तक वो क्या होगी, नियत चाल से गतिमान बनी रहेगी। क्योंकि घर्षण, इसका मतलब घर्षण के कारण ही तो वस्तु रुक रही थी। ये तो पहला प्रयोग हुआ। फिर देखो गैलीलियो का सेकंड प्रयोग की अपन बात करें, ये फर्स्ट प्रयोग है, इसे आप एक बार नोट कर लें। फिर अपन बात करेंगे इसके प्रयोग नंबर सेकंड की, कि प्रयोग नंबर सेकंड क्या है। देखो प्रयोग जो फर्स्ट था इसमें तो एक नत्तल था, उसके अंदर क्या है, दूसरे प्रयोग में इन्होंने जो काम में लिया दोहरे झुके तल में, यानी इसके दोनों तल क्या थे, झुके हुए थे।
देखिएगा प्रयोग नंबर 2। फर्स्ट प्रयोग अपन ने देख लिया, अब अपन बात करेंगे प्रयोग नंबर 2 की। भाई प्रयोग नंबर 2 है क्या, क्या इस प्रयोग में उन्होंने किया। तो देखो प्रयोग नंबर 2 में मैंने बताया कि दोहरे झुके तल में, दोहरा झुका इन्होंने क्या किया, तल लिया। देखो इस तरह से, ये दोहरा झुका हुआ क्या है, कोई तल है। ये दोहरा झुका हुआ क्या किया उन्होंने, तल लिया, यानी कि दोनों ही ओर से झुका हुआ नत्तल हो गया, यूं कह सकते हैं। ये दोहरा झुका तल है। अब देखो दोहरे झुके तल में अगर अपन ने यहां देखो किसी गेंद को यहां से अपन छोड़ रहे हैं, तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या पाया, जैसे मान लिया कि इस तल की जो हाइट है वो है भाई h1 और इसकी जो हाइट है वो है h2। ये तल अगर खुरदरा है तो यहां से अपन जैसे इस गेंद को छोड़ेंगे, यानी कि इस गेंद का पथ ये है, यहां गेंद आई इस तरह से, यूं अगर गति करती हुई गेंद आ रही है, यहां से फिर ये गति करती हुई जा रही है, तो इस तल पर ये गेंद क्या होगी, ऊपर की ओर चढ़ जाती है। अगर ये घर्षण युक्त है पूरा पथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर h2 का मान h1 से क्या होता है, कम होता है। यानी कि ये जो ऊंचाई है उसकी तुलना में ये ऊंचाई क्या आती है, कम आती है, यानी कम ऊपर चढ़ती है। लेकिन अगर चिकना हो तो h1 और h2 क्या होते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो देखिए इस प्रयोग में उन्होंने जो देखा वो अपन प्रेक्षण पहले लिखते हैं। तो अपन क्या देखते हैं, दोहरे झुके तल में एक तल पर, दोहरे झुके तल में क्या लिखा मैंने, दोहरे झुके तल में, दोहरे झुके तल में एक तल पर गेंद को, तल में एक तल पर एक तल पर गेंद को, दोहरे झुके तल में एक तल पर गेंद को, एक तल पर गेंद को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। एक गेंद को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। दोहरे झुके तल में एक तल पर गेंद को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो वह लुढ़कती हुई दूसरे तल पर चढ़ जाती है। तो वह लुढ़कती हुई, तो वह लुढ़कती हुई दूसरे तल पर चढ़ जाती है। ये इस प्रयोग में देखा। तो लुढ़कती हुई दूसरे तल पर क्या होती है, चढ़ जाती है। अगर दोनों तल घर्षणहीन होने पर क्या होगा, h1 h2 क्या होंगे, बराबर। अन्यथा h2 का मान क्या होगा, हमेशा h1 से क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये भी अपन लिख देते हैं, दोनों तलों के घर्षणहीन होने पर, दोनों तलों के घर्षणहीन होने पर h1 इजिकल टू क्या होगा, h2 होगा। फिर इसी में एक्सपेरिमेंट में अगर अपन आगे देखें कि अगर इसमें से किसी एक तल को, या यूं कह सकते हैं दूसरे तल का अपन झुकाव क्या करें, बढ़ा दें। यानी इस तरह से देखो, ये इस तरह से था, अब मैं इसे थोड़ा सा यूं ले दूं। अगर इसके झुकाव में मैंने क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। तो देखिए भाई क्या अपन देखते हैं इसे। अब गेंद को अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है भाई। अब यहां से अगर मैंने गेंद को छोड़ा है, यहां से मैंने क्या किया है, उस गेंद को छोड़ा है। देखो भाई
यहां इसकी ऊंचाई से अगर मैंने इस गेंद को यहां से छोड़ा है, ऊंचाई तो वही मैं h2 ले रहा हूं, यही तो इस तरह से कह रहा हूं मैं इसमें। h1 और ये h2 है। यहां से अगर मैंने इसको गेंद को छोड़ा है यहां से, तो देखिएगा ये गेंद इस तरह से मूव करती हुई, इस डायरेक्शन को फॉलो करती हुई यहां इस तल के ऊपर क्या होगी, चढ़ जाएगी। इस तरह से। लेकिन यहां एक बात फिर ध्यान देने की है, इसमें गेंद को अधिक दूरी तय करनी है, लेकिन अगर घर्षण रहित होगा तो वही स्थिति की h1 और h2 के मान क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि गैलीलियो ने जो कहा वो सही कहा कि एक समान गति के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अगर घर्षणहीन है तो अपन ने यही देखा है। तो देखो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं आगे, वो देखिए, यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तथा प्रयोग को दोहराया जाए, तथा प्रयोग को दोहराया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए तथा प्रयोग को क्या किया जाए, दोहराया जाए, तो गेंद की ऊंचाई अब भी वही रहती है। तो गेंद की ऊंचाई अब भी अब भी क्या है, वही रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं दोहरे, अगर इसमें क्या देखा कि ये तो इसको नंबर ए नाम देते हैं, इसको देते हैं नंबर बी, ए बी सी इसको नाम दे दें ताकि इजी रहे अपने लिए। तो इसमें मैंने क्या देखा कि यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए तथा प्रयोग को दोहराया जाए तो गेंद की ऊंचाई वही रहती है। तो गेंद की ऊंचाई अब भी वही रहती है। तो गेंद की ऊंचाई अब भी वही रहती है, जबकि गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, वही रहती है। जबकि गेंद द्वारा तय की गई दूरी बढ़ जाती है। ये लीजिए, यहां अपन ने देख लिया कि गेंद पहले इतनी दूरी तय कर रही थी, अब क्या कर रही है, वो अधिक दूरी तय कर रही है। तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यदि दूसरे तल का ढाल अपन शून्य कर दें तीसरे केस में, देखो, यानी कि इस तरह से, ये लो, यहां से अगर मैंने इस गेंद को यहां से मैं लुढ़काता हूं तो देखो ये गेंद इस तरह से, अगर ये तल चिकना हो यानी घर्षण रहित हो तो अनंत काल तक गेंद इस पर क्या करेगी, गति करेगी। तो देखो नंबर थर्ड यानी कि नंबर सी जो एक्सपेरिमेंट है, यानी प्रयोग नंबर 2 का जो सी भाग है, वो सी भाग अपन को क्या कह रहा है, वो अपन और इसमें लिख लें। यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए, यानी इसको शून्य कर दिया जाए, प्लेन क्षैतिज कर दिया जाए, इसको ऐसे बिल्कुल, यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, अर्थात दूसरा तल क्षैतिज हो जाए, कर दिया जाए, अर्थात दूसरा तल
क्षैतिज हो जाए, अर्थात दूसरा तल कैसा हो जाए, क्षैतिज हो जाए, तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर चलती रहेगी। हो जाए तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर, यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए अर्थात दूसरा तल कैसा हो जाए, क्षैतिज हो जाए, तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर चलती रहेगी। लेकिन शर्त यही है कि वो कैसा हो, घर्षणहीन हो। यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए अर्थात दूसरा तल क्षैतिज हो जाए तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर चलती रहेगी, जबकि तल घर्षणहीन हो। ये लो, ये प्रयोग उन्होंने देखा। ये प्रयोग, इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष प्राप्त किए वो अपन अब नोट कर लेते हैं। और वही जो निष्कर्ष बने थे उन्हीं आधार पर गैलीलियो ने गति का जड़त्व का क्या दिया है, नियम दिया है। यानी कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस वेग से गतिमान है उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बल न आरोपित हो। तो देखो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई विशेष बात नहीं थी वो इन्होंने, गैलीलियो ने करके बताया। तो देखो, अपन कह सकते हैं इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने निम्न निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो, साइंटिस्ट नेम है, गैलीलियो ने निम्न निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाले वो अपन अब नोट करते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट, पहला जो निष्कर्ष गैलीलियो ने बताया, उन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। एक समान गति बनाए रखने हेतु, एक समान गति बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। पहला ये था। नंबर सेकेंड, दूसरा निष्कर्ष क्या देखा कि गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था और एक समान वेग से गति की अवस्था, यानी जिसमें त्वरण शून्य है, परस्पर क्या है, तुल्य है। गति की काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं अपन उसे। गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था वे एक समान वेग से गति की अवस्था, वे एक समान वेग से वस्तु की, गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था वे एक समान वेग से वस्तु की गति की अवस्था, वस्तु की गति की अवस्था परस्पर तुल्य है।
अवस्था क्या है? परस्पर तुल्य है तथा इन अवस्थाओं को बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। तुल्य है तथा इन अवस्थाओं को बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। नंबर 3, तो देखो 2 निष्कर्ष तो अपने जान लिए। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या कहा कि खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ताकि पिंड पर नेट बल क्या किया जा सके? शून्य किया जा सके। यह है। तो देखो नंबर 3 में अपन ये कह सकते हैं कि खुरदरे पृष्ठ पर, यानी कि घर्षण युक्त पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर नहीं, खुरदरे पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने हेतु, एक समान खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने हेतु, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने हेतु बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता होती है ताकि वस्तु पर नेट बल क्या हो? शून्य हो। ताकि वस्तु पर नेट बल शून्य हो। तो देखिए यहां अपन ने अरस्तु की भ्रामकता, यानी कि जो उसको कंफ्यूजन था, वो अपन ने यहां पर क्लियर कर लिया और उस कंफ्यूजन को दूर किया था गैलीलियो ने, और उसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से क्या किया? प्रूफ किया। क्या सिंपल सा प्रयोग किया और ये बता दिया कि एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। ये गैलीलियो ने स्पष्ट कर दिया था, जबकि अरस्तु ने क्या कहा था कि इसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? बल की। अब अपन इसमें पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। भाई न्यूटन के गति के नियम क्या है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ध्यान रखना, गति के समीकरण अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे गति के नियमों की, जो कि अपने चैप्टर का नाम है कि न्यूटन के गति के नियम। उसको अपन अब पढ़ने जा रहे हैं।